क्योंकि ऐसे ऐसे टॉपिक्स है जो यूट्यूब पे भी अवेलेबल नहीं है। और बहुत ही अच्छे से ये सब चीजें अगर आप जाके आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर कुछ देते हो, अगर उसके अंदर मैट्राइसिस टॉपिक है तो इसके अंदर से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जेड बार क्या आएगा, बहुत सारे लोग तुरंत बोलेंगे -3। दोस्तों, प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे बच्चे हो सकता है कि फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, और साथ में अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी से हो, जैसे कि अगर कोई पुणे का अगर स्टूडेंट है, डिफरेंशियल कैलकुलस जो आपका फर्स्ट लेसन है, और साथ में अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से हो, जैसे अगर किसी को कर्व ट्रेसिंग चाहिए, कोई भी अगर लेसन चाहिए, हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से बना दिया है। जो जो लेसन का मैंने नाम लिया वो फिर से मैं नहीं बनाने वाला हूं। तो अब मैं आपका एक नए सिरे से फिर से मैट्राइसिस स्टार्ट कर रहा हूं। ऑलरेडी अगर आपको मैट्राइसिस पढ़ना है तो यहाँ पे वीडियो अपलोड है इस चैनल पे, आप मैट्राइसिस प्रदीप गिरी एकेडमी सर्च करोगे, फटाफट पढ़ सकते हो। पर मैं चाह रहा हूं कि फिर से एक बार नए सिरे से एक नया वीडियो बनाया जाए। बस यहां पे आपके सपोर्ट और मोटिवेशन की जरूरत है। अगर आप देखोगे मेरे 3rd सेम 4th सेम सभी के वीडियोस लगातार आ रहे हैं, रीजन ये है कि वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं। और अगर आप हो सकता है कि मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, जिस तरह के मैं क्वेश्चन लेता हूं आने वाले जैसे ही आपके एग्जाम्स होंगे आपको दिखाई देगा, उसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी दिखाई देते हैं। तो इसलिए आपके सपोर्ट की काफी जरूरत है, जिससे मेरे अंदर एक मोटिवेशन बना रहे, जिससे मैं जल्दी जल्दी आपको लेक्चर्स देता रहूं। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम मैट्राइसिस स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बहुत ही बेसिक से लेक्चर लेके चलेंगे, और अगर आपने 12th में भी बहुत सारी चीजें अच्छे से नहीं की होगी, सब कुछ मैं मेरे लेक्चर्स में कवर कराऊंगा, ये मेरी गारंटी। अब दोस्तों, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, हम सबसे पहला पार्ट जो पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस। पर उसके पहले हम ये बेसिक चीजें जो सबको पता है दोस्तों, अगर समझो जो मैट्रिक्स में अगर मुझे कोई भी चीजों को लिखना है तो ये मैट्रिक्स का सिंबल होता है। ये तो जनरली सभी को पता होगा क्योंकि आपने 12th में पढ़ा है दोस्तों। इसे हम रो बोलते हैं। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। इसे हम कॉलम बोलते हैं। फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है और थर्ड कॉलम है। अगर मुझे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखना है तो मैं किस तरह से लिख सकता हूं दोस्तों? तो इसमें रो कितने हैं देखो, ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। तो मतलब रो कितने हैं दोस्तों? 3। और अगर मुझे कॉलम चेक करना है तो देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, मतलब टोटल कॉलम कितने हैं? 3। तो यहां पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया दोस्तों? 3/3। तो ये बेसिक चीजें आपको बस पता होनी चाहिए। चलो 1 by 1 स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही अच्छे से ये सब चीजें अगर आप जाके आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर कुछ देते हो, अगर उसके अंदर मैट्राइसिस टॉपिक है तो इसके अंदर से क्वेश्चंस आ सकते हैं, और आपके सिलेबस में है तो आपको तो क्वेश्चन रहेगा ही। तो इसलिए बहुत अच्छे से चीजों को ध्यान से सुनना है। अब दोस्तों, यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस में यहाँ पे सबसे पहले आपको रो मैट्रिक्स दिख रहा है। अगर कोई भी मैट्रिक्स दिया है दोस्तों, बस उसके अंदर ओनली 1 रो है। जैसे यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूं 1 2 3, तो ये एक ही रो आपको दिखाई दे रहा है, तो इसे हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। साथ में मैं आपको ये भी बताते जाऊंगा कि कौन सी चीजें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देन कॉलम मैट्रिक्स, मतलब दोस्तों अगर आपको कोई भी एक ही कॉलम अगर दिया है तो मैं इसे ये बोल सकता हूं कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। अब दोस्तों, यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए, तो इसके बारे में समझ लो। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जहां पे दोस्तों नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर से ध्यान से चीजों को समझना है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जहां पे नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है, तो उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं समझो यहाँ पे कोई वैल्यू लिख रहा हूं, अगर समझो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 1 3 -1 2, अगर आप देखोगे यहाँ पे रो कितने हैं दोस्तों? फर्स्ट, सेकेंड। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको रो बता दिया। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को पता है, पर मैं हमेशा उनके लिए भी हेल्प करता हूं कि जिनको अगर समझो कुछ नहीं पता है, उनको भी सब चीजें पता चल जाए। यहाँ पे कॉलम कितना है दोस्तों? 1 और 2। तो मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है दोस्तों? 2/2। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ रो विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, इसलिए हम क्या बोलेंगे दोस्तों? इसे स्क्वायर मैट्रिक्स। अब सपोज मैं यहाँ पे कोई नंबर दे रहा हूं 1 2 -3 1 -3 4 6 9 2। अगर यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे नंबर ऑफ रो कितने हैं दोस्तों? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, मतलब 3 रो है। कॉलम 1 2 3, टोटल 3 कॉलम है। मतलब यहां पे भी क्या हो गया दोस्तों? इसे भी हम क्या बोल सकते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब दोस्तों यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स मतलब क्या होता है? सपोज एक मैं मैट्रिक्स ले रहा हूं, यहां पे है दोस्तों 1 2 3 5 6 9 1 4 3। अब दोस्तों ये जो मेरा मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में अगर आप देखोगे, ये देखो बीच में, ये देखो ये जो बीच में जो पार्ट है, इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? डायगोनल एलिमेंट्स। अगर आपको पता होगा, सपोज ये रेक्टेंगल है, तो इस रेक्टेंगल में इसे हम क्या बोलते हैं? डायगोनल्स बोलते हैं। तो वैसे ही आप याद रखना, डायगोनल्स एलिमेंट्स, और मैट्रिक्स के अंदर जो भी वैल्यूज है उसे हम एलिमेंट्स बोलते हैं। तो ये आपको पता चल गया। देन इसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स, मैंने ऑलरेडी लिखा कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 होंगे। मतलब दोस्तों ऐसा देखो, यहां पे देखो ये 2 है, ये सपोज
देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं। अब देखो यहां पे अगर आप देखोगे, ये देखो ये डायगोनल्स हैं बहुत अच्छे से आसानी से, और कोई भी टेंशन मत लेना। प्रदीप गिरी एकेडमी की पूरी टीम, सभी लेक्चर्स यहां पे अवेलेबल है, ईएम के पूरे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। साथ में यहां पे दोस्तों बीडब्ल्यू के लेक्चर्स अवेलेबल है। अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी से हो जहां पे बीएक्ससी चल रहा है वो भी अवेलेबल है, ए टू जेड, बिना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं है दोस्तों। इसलिए फटाफट चीजों को देखते जाओ, और लेक्चर देखने के बाद, अभी तो नहीं, 1 मंथ के बाद आपको सही से पता चल जाएगा दोस्तों कि जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं वो प्रदीप गिरी एकेडमी को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, चारों ओर पता चल जाएगा। इसलिए अच्छे से स्टार्टिंग से अगर फॉलो करोगे तो बहुत बेनिफिट है। तो दोस्तों यहां पे अगर आप देखोगे तो देखो ये डायगोनल एलिमेंट्स है, और ये जो बचे हुए वो क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होते हैं दोस्तों, जीरो। देखो यहां पे लिखा है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। चलते हैं दोस्तों आगे। अब देखो यहाँ पे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स है, ये भी आपको इन जनरल पता होना चाहिए। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स मतलब यहाँ पे जो भी इसके डायगोनल एलिमेंट्स है उसका क्या कर दो, प्लस कर दो, आपको ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं इसका प्लस करूं, 2 + 0 2 होगा, और 0 प्लस, अगर 2 + 0 + 4 करेंगे तो फाइनली हमें आंसर कितना मिलेगा दोस्तों, देखो 2 + 0 + 4 विच इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कितना आ गया दोस्तों, 6 आ गया। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मुझे पता है कि इसके बारे में आपको पता है। हाँ, आपको एक और चीज मैं सजेस्ट कर दूं कि हमने इसी चैनल पे आने वाले 4-5 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था कि हाउ टू यूज साइंटिफिक कैलकुलेटर, जहां पे हमने आपको सभी फंक्शंस बता दिया कि कैसे आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, कैसे आपको मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, सब कुछ। तो वो वीडियो तो आपको याद से देखना है, और अगर शायद हो सकता है कि उसमें अगर डिटर्मिनेंट बताना अगर मैडम भूल गई होगी तो मैं खुद एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर सबसे पहले डिटर्मिनेंट को हम कौन से सिंबल में डिनोट करते हैं, देखो इसमें आपको रिटर्न वर्क भी पता होना चाहिए। देखो a = समथिंग है तो आपको ये पता चल गया। देन इसके बाद जो भी वैल्यूज है उसको आपको डिटर्मिनेंट फॉर्म में डिनोट करना होगा। तो डिटर्मिनेंट हमेशा ऐसा होगा, तो 3 4 3 और 3 5 3 1 -7 1। अब दोस्तों मुझे क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। मैं सॉल्व करना जनरल प्रोसेस से भी बता दे रहा हूं, कभी कभार हो सकता है कि वेरिएबल फॉर्म में हो तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो डायरेक्ट आपको सॉल्व करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम सॉल्व कैसे करते हैं, देखो मैंने 3 लिया, जब मैं ये 3 लूंगा तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये जिस रो में है जिस कॉलम में वो कैंसिल हो जाएगा, बचे हुए का आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 5 1 = 5, बीच का मिडल माइनस, एंड 7 3 = 21, और दोस्तों प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस आएगा तो मैं डायरेक्ट प्लस लिख रहा हूँ। अब तो कैलसी है, अब तो क्या टेंशन है। अब दोस्तों नेक्स्ट जब मैं वैल्यू लिखूंगा तो देखो यहाँ पे पहले इसको गैप कर दूं। अब दोस्तों जब मैं नेक्स्ट वैल्यू लिखूंगा तो ये देखो 4 है, पर लिखते टाइम ये 4, यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा माइनस लेना होगा। अगर इनकेस वहां पे -4 है फिर भी हमें एक माइनस लेना होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब दोस्तों जब मैं नेक्स्ट वैल्यू लूंगा, फिर ये देखो ये कौन से 4 कौन से रो में है, फर्स्ट रो में है, कौन से कॉलम में है दोस्तों, सेकंड कॉलम में है। बहुत ही बेसिक से बता रहा हूँ, ध्यान दो। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 3 1 = 3 माइनस, यहाँ पे क्या होगा 1 3 = 3, तो ये भी हमने लिख दिया। अब दोस्तों ये होने के बाद अब नेक्स्ट आपको वैल्यू लिखना है दोस्तों, लास्ट वाला, यहाँ पे क्या है दोस्तों +3। अब यहाँ पे लास्ट वैल्यू मैंने जब लिखा तो ये कौन से रो में है दोस्तों, इसमें, कौन से कॉलम में, इसमें। अब बचे हुए देखो 7 3 = 21, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, बीच का माइनस, एंड 5 1 = दोस्तों क्या आएगा 5 यहाँ पे। अब ओवरऑल अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो देखो कैसे आंसर आएगा, देखो 3, अगर मैं ये दोनों को प्लस करूँ तो आई थिंक 26, यहाँ पे दोस्तों आई थिंक 3 - 3 0, देन यहाँ पे 3, और यहाँ पे माइनस माइनस दोस्तों प्लस, एंड 21, और अगर मैं 5 को प्लस करूँ तो 26, एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस। कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, कैलसी है अपने पास। अब दोस्तों अगर आप देखोगे तो 26 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो देखो 3 6 = 18, 1 कैरी, 2 = 6 और 1 7, तो यहाँ पे 78, यहाँ पे -0, यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और -78। तो फाइनली दोस्तों ये 78 हो जाएगा, -0 को हम लिखेंगे नहीं, 78। तो फाइनली यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो वैल्यू आया दोस्तों वो क्या है, 0 आया। तो इस तरह से आप कोई भी डिटर्मिनेंट के वैल्यू को क्या कर सकते हो दोस्तों, फाइंड आउट कर सकते हो। चलते हैं आगे। अब दोस्तों यहाँ पे सिंगुलर मैट्रिक्स है और नॉन सिंगुलर। तो अभी थोड़ी देर पहले अगर आपने देखा होगा मैंने डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाला, अगर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आता है तो उसे हम बोलेंगे सिंगुलर। अगर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का आंसर दोस्तों 0 नहीं आता है, उसके अलावा माइनस में आए, -3 आए, -4 आए, 2 आए, 5 आए, कुछ भी आए, तो उसे हम बोलेंगे नॉन सिंगुलर। चलते हैं दोस्तों आगे। अब यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होने वाला है।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसे भी आपको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना चाहिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ही दूसरा नाम बोला जाता है यूनिट मैट्रिक्स। तो दोस्तों देखो यहाँ पे मैं आपको 2x2 का भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बता देना चाहता हूं। देखो 1 0 0 1, जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो 1 1 होगा। वही दोस्तों यहाँ पे अगर मैं 3x3 का बताने की कोशिश करूं तो ये क्या आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों 3x3 का। तो एटलीस्ट आपको 2x2 3x3 पता होना चाहिए, बाकी तो मैं आपको जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तब बताऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, ये भी एक तरह का यहाँ पे सेम ऐसा ही मैट्रिक्स होगा, बट यहाँ पे क्या होगा पता है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे दोस्तों 1 नहीं होगा। यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स 1 भी हो सकता है, 1 को भी मैं बोल सकता हूँ स्केलर, पर यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स कुछ नंबर फॉर्म में होंगे। जैसे ये देखो यहाँ पे ये 5 है, ये 0 है, ये 0 है, ये। अब दोस्तों यहाँ पे हो सकता है 6 हो, 0 0 0 6 0 0 0 6, मतलब ये देखो ये सेम नंबर फॉर्म में। तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहां से चीजें स्टार्ट हो जाएगी और यही सब क्वेश्चन में आने वाला है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को हम डिनोट किससे करते हैं? अभी तक हम 11th और 12th में दोस्तों 80 से डिनोट करते थे, बट अब से क्या होगा दोस्तों, हम ए डैश से भी डिनोट करेंगे। तो आपके बुक में अगर कहीं पे भी अगर ए डैश है, समझ जाना ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ए का अगर सपोज वैल्यू है 2, 3, 1, 5, 9, 2, और दोस्तों मुझे क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है। मतलब मैं देखो ए डैश ले रहा हूँ, तो आपको कैसे इसका ट्रांसपोज करोगे दोस्तों, देखो जो भी रो है उसको कॉलम में बना दो। पहला वाला रो जो है देखो यहाँ पे मैं कॉलम बना रहा हूँ 2, 3, 1। दूसरा वाला जो रो है दोस्तों उसे भी कॉलम बना रहा हूँ, तो यहाँ पे 5, 9, 2 हो गया। कितना सिंपल तरीके से हम चीजों को समझते जा रहे हैं, ऐसे ही हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करते जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में दो टाइप है, एक है दोस्तों अपर ट्राइंगुलर और दूसरा है दोस्तों लोअर ट्राइंगुलर। अब दोस्तों यहां पे देखो मैं एग्जांपल देके आपको बताना चाहता हूं, दो एग्जांपल दे रहा हूं। पहले वाले में दोस्तों मैं अपर बताऊंगा, दूसरे वाले में लोअर बताऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं डायगोनल एलिमेंट्स लिख दे रहा हूं 1 2 3, यहाँ पे 5 9 3। अब दोस्तों ये मैं अगर समझो पहला अपर ट्राइंगुलर बता रहा हूं, तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स मतलब दोस्तों डायगोनल्स के बिलो के एलिमेंट्स 0 होंगे। मतलब दोस्तों ये देखो ये डायगोनल से आपको स्टार्टिंग में ही पता चल गया, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, और दोस्तों इसके ऊपर कुछ भी होगा उससे अपने को मतलब नहीं है। अब दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ये देखो ये डायगोनल्स है, ये अपर है। अपर मतलब अपर का उल्टा क्या होता है, लोअर, मतलब यहाँ पे नीचे के एलिमेंट्स 0 होंगे। जस्ट यहाँ पे ये लोअर है, लोअर में क्या होगा दोस्तों ऊपर, यहाँ लोअर मतलब नीचे होता है पर उसका जस्ट उल्टा, तो यहाँ पे अपर के एलिमेंट्स डायगोनल्स के क्या होंगे दोस्तों 0 होंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ये देखो ये 8 है, ये 1 है और ये 3। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा पार्ट है। चलते हैं दोस्तों आगे। अब देखो यहाँ पे कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स है, बहुत अच्छे से समझना है। इनकेस समझो यहाँ पे ए है, ये 1 है, ये 1 प्लस आई है, ये दोस्तों माइनस आई है, और ये 2 माइनस आई है। अब दोस्तों मुझे क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से ध्यान से चीजों को समझना है। अब कॉन्जुगेट अगर मुझे फाइंड आउट करना है दोस्तों, तो मतलब मुझे यहाँ पे ए डैश, याद रखना आपको कॉन्जुगेट को कौन से सिंबल से किसको डिनोट करते हैं, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। कॉन्जुगेट को हम इससे डिनोट करेंगे। तो फाइनली दोस्तों कॉन्जुगेट में आपको क्या करना है पता है, जो भी कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा उसका आपको क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, जो हम कॉन्जुगेट लिखते थे। जैसे अगर समझो कोई हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 + 5 है, तो दोस्तों इसका अगर मैं कॉन्जुगेट लेने जाऊं तो क्या आएगा 3 - 5 है। अगर इनकेस मैंने ऐसा लिखा z = 5 है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा दोस्तों -5 है। अगर इनकेस मैंने ऐसा लिखा z = 3, तो z बार क्या आएगा, बहुत सारे लोग तुरंत बोलेंगे -3। दोस्तों मैंने क्या बोला है, कॉन्जुगेट का मीनिंग क्या होता है, हमें आई का साइन चेंज करना है। यहाँ पे आई वाला टर्म है क्या, नहीं है, तो ये 3 का दोस्तों 3 ही आएगा। तो बस आई वाले का साइन चेंज होगा, तो 1 का साइन चेंज होगा क्या, नहीं, क्योंकि इसमें आई वाला पार्ट नहीं है। यहाँ पे आई वाला पार्ट है, तो दोस्तों यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 - i। यहाँ पे देखो ये आई वाला ही पार्ट है, तो ये माइनस आएगा प्लस आई हो जाएगा।
और दोस्तों यहाँ पे देखो 2 माइनस आई है तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस आई हो गया। तो ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों हम ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। अगर समझो यहां पे मैं जो भी लिख रहा हूं, देखो यहां पे मैं ए लिख रहा हूं और मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, इसका मैं ट्रांसपोज कर रहा हूं। अब दोस्तों यहां पे सबसे पहले मैं कॉन्जुगेट लूंगा। देखो मैं ए है, ए का जो भी मेरा वैल्यू है, ए का वैल्यू समझो मैं 2 ले रहा हूं, 2 प्लस आई, 2 प्लस 3 आई एंड यहाँ पे क्या है 6 आई। अब दोस्तों इसका मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कॉन्जुगेट लूंगा क्योंकि बोला है कॉन्जुगेट। देखो कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो पहले मैं इसका कॉन्जुगेट ले रहा हूँ। कॉन्जुगेट तो सभी को आता है लेने। फिर से चलो एक और कॉन्जुगेट का मेरे साथ प्रैक्टिस कर लो। रियल पार्ट वैसे ही लिखूंगा। यहाँ पे क्या होगा 2 माइनस आई, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 2, देखो यहाँ पे -3 आई है तो यहाँ पे क्या होगा +3 आई। प्लीज ध्यान देना। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों -6 आई। अब ये देखने के बाद अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसका ट्रांसपोज भी करना है। ट्रांसपोज करना है दोस्तों मतलब जो हमें दिया है, देखो मैंने कॉन्जुगेट निकाल लिया। अब कॉन्जुगेट का मुझे क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज का मैंने ऑलरेडी आपको सिंबल बता दिया। अब दोस्तों यहां पे मैं इसे अब क्या लिखूंगा, ट्रांसपोज कर रहा हूं मतलब जो भी मेरा रो है उसको मैं कॉलम में लिखूंगा, जो कॉलम है उसे रो में। देखो ये फर्स्ट रो है, इसे मैं कॉलम फॉर्म में लिखूंगा 2 - 2 आई। और दोस्तों यहाँ पे ये भी सेकेंड रो को मैं कॉलम फॉर्म में लिखूंगा तो यहाँ पे क्या होगा 2 + 3 आई और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों -6 आई। और दोस्तों आपको एक और चीज में बता दूं, प्लीज याद कर लेना, इसी को मैं बोलता हूं ए थीटा। तो याद रखना ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स को हम हमेशा किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, ए थीटा से। और ए थीटा मतलब ही क्या होता है, पहला आप क्या करो दोस्तों, यहाँ पे आप कॉन्जुगेट लो फिर उसका क्या करो ट्रांसपोज करो। तो ये दोनों का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। कहीं पे भी अगर 8 थीटा आया तो समझ जाना कि पहले क्या करना है, पहले क्या करना है कमेंट करके बताना। ये स्टेप सबको कमेंट करना है क्योंकि इसमें ही मिस्टेक होता है। कहीं पे भी अगर 8 थीटा आया तो पहले आपको क्या करना है, आपको उसका क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट लेके आपको उसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। चलते हैं दोस्तों आगे। अब देखो यहाँ पे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये वाले के बारे में भी आपने कभी सुना होगा पर कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे बता दूं। देखो दोस्तों यहाँ पे ये मैट्रिक्स है, ये दोस्तों समझो डायगोनल एलिमेंट है 1 5 3। अब समझो यहां पे मैं एक एलिमेंट लिख रहा हूं 4 और यहां पे मैं एक एलिमेंट लिख रहा हूं 1 और यहां पे एक लिख रहा हूं -4। -4 नहीं ले रहा हूं, -9। अब दोस्तों यहां पे क्या होगा पता है, छोटी क्लास में आपने देखा होगा कि छोटी क्लास में हम ऐसे कुछ बनाते थे एक सिमेट्रिकल फिगर, और सेम ऐसे सिमेट्रिकल फिगर, देखो मैं ड्राइंग मेरा बहुत अच्छा था पर अब देखो कितना खराब हो चुका है। तो इस तरह से हम सिमेट्रिकल फिगर बनाते थे। मतलब यहाँ का ये जो पार्ट है, यहाँ का पार्ट आधा टीचर पार्ट बना के देती थे, आधा हमें बनाना रहता था। तो सेम समझ जाओ दोस्तों, यहाँ पे ये जो डायगोनल है ये वाला पार्ट है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 आएगा, यहाँ पे 1 है तो इसके अपोजिट वाले पोजीशन में 1 है, यहाँ पे 9 है तो दोस्तों यहाँ पे भी 9 होगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे जो भी नंबर्स होंगे जस्ट उसके अपोजिट पोजीशन पे नंबर्स क्या होंगे दोस्तों, सेम होंगे। क्या होंगे, सेम। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं, अगर सपोज मैं देखो इसका ट्रांसपोज कर रहा हूं, ये देखो ट्रांसपोज मतलब आपको पता है नंबर ऑफ रो विच इज इक्वल टू, मतलब चेंजिंग द नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। अब देखो यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ रो एंड एलिमेंट्स ऑफ कॉलम, इसके देखो ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स है, मैं इसको कॉलम फॉर्म में लिख रहा हूं। सेकेंड रो के एलिमेंट्स है, इसे ही मैं कॉलम फॉर्म में लिख रहा हूं। और थर्ड रो के जो एलिमेंट्स है इसे ही मैं कॉलम फॉर्म में लिख रहा हूं। अब देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, फिर से आप चेक करो, सेम ही आंसर आ रहा होगा। देखो 1 1 4 4 1 1 4 5 -9 1 -9 3। मतलब इससे ये पता चल गया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो ए डैश है वो हमेशा किसको इक्वल होता है दोस्तों, ए को। तो ये कंडीशन आपको याद रखना है, बहुत जगह यूज होते हैं। आगे हाँ, अब यहाँ पे अब थोड़ा थोड़ा हम अपने इंजीनियरिंग के फील्ड में आ रहे हैं, जो हम हर्मिशियन ये सब जो हम पढ़ने जा रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हर्मिशियन मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रहा होगा। हर्मिशियन मैट्रिक्स का आपको कंडीशन पता होना चाहिए, ए थीटा विच इज इक्वल टू ए। ये आपको याद रखना है। और आपको ए थीटा का मतलब पता है दोस्तों, ए थीटा का मतलब क्या होता है बताओ मुझे। पहले आप क्या करोगे, जो भी दिया होगा उसका क्या करोगे, कॉन्जुगेट निकालोगे।
देन उसको क्या करोगे दोस्तों, ट्रांसपोज करोगे, तो वो क्या होगा ए थीटा। अगर आपने ऐसा किया और करने के बाद फिर आपको ए मिल गया, अगर समझो कोई भी आपको ऐसा मैट्रिक्स दिया है, समझो यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स दिया है, अगर आपने समझो उसका पहले क्या किया, कॉन्जुगेट निकाला, कॉन्जुगेट निकालने के बाद फिर से आपने उसका क्या किया दोस्तों, ट्रांसपोज कर दिया, इसी का मतलब क्या होता है ए थीटा। और अगर फिर आपको ए मिल गया तो समझ जाना दोस्तों, ए का ही वैल्यू मिल गया तो समझ जाना कि ये कौन सा है, हर्मिटियन मैट्रिक्स है, तो मतलब ए थीटा विच इज इक्वल टू ए। जस्ट यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ए थीटा विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए। तो ये दो कंडीशन बस आप याद रखो, बाकी तो मैं आपको बीच बीच में बताते रहूंगा सभी चीजें। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, ऑलरेडी कैल्सी के अंदर हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं कि कैल्सी में वीडियो भी आपको मिल गया होगा, प्लीज याद से उस वीडियो को देखना कि कैसे हम किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई प्लस ये सब करते हैं। पर दोस्तों कभी कभार हो सकता है कि ऑर्डर अगर अलग हो तो वो हम कैल्सी के अंदर नहीं कर सकते, तो इसलिए बेसिक कैलकुलेशन भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे अगर समझो वेरिएबल फॉर्म में है, कुछ ऐसे फॉर्म में है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर समझो मुझे किसी भी मैट्रिक्स को प्लस करना है, तो देखो यहाँ पे मेरे पास ए है, यहाँ पे मेरे पास बी है। अब देखो यहाँ पे ये जो फर्स्ट पोजीशन पे है, यहाँ पे इसका इसके साथ प्लस होगा, तो मतलब यहाँ पे मैं 2 लिखूंगा और साथ में प्लस क्या लूंगा दोस्तों, 1। यहाँ पे दोस्तों क्या है, 3 है, प्लस लूंगा, यहाँ पे क्या आएगा, -1। यहाँ पे दोस्तों 1 है, प्लस यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या है दोस्तों, 4 है, प्लस यहाँ पे 3। तो फाइनली अगर मैं आंसर लिखने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3, यहाँ पे क्या आएगा 5, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो 3 प्लस माइनस -1, मतलब 3 - 1, यहाँ पे डायरेक्ट मैं 2 लिख रहा हूँ, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 7। तो इस तरह से ये आपका आंसर आ जाएगा। वही सेम अगर मुझे समझो माइनस करने के लिए बोला है मैट्रिक्स को, ये सब बेसिक चीजें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता होगा, पर हो सकता है कहीं ना कहीं आप गड़बड़ कर दोगे, तो इसलिए मेरा काम है सभी चीजों को बताना। अब दोस्तों यहाँ पे माइनस करना है, तो आप देखो ए का वैल्यू लिखा मैंने पहला वाला, इसमें से इसको आप माइनस कर दो। दूसरा वाला वैल्यू जो है दोस्तों 3 माइनस, और यहाँ पे दोस्तों क्या है -1, यहाँ पे दोस्तों क्या है 1 माइनस, यहाँ पे क्या है दोस्तों 4, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 4 माइनस, यहाँ पे क्या है 3। तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, आंसर जब हम लिखेंगे तो क्या आएगा, देखो 2 - 1 1, 1 - 4 कितना आएगा दोस्तों, -3, 4 - 3 कितना आएगा दोस्तों 1, और दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 1, तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा 4। तो ये भी हमने कर दिया। अब दोस्तों इसके बाद अगर आप चाहते हो कि प्लस हो गया माइनस हो गया, सर मल्टीप्लिकेशन बता दो ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे करते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्लीज ये वाला समझ लेना। ऐसे तो ये कैल्सी से ही हमें सॉल्व करना है, कैल्सी है तो सीख लो कैल्सी से ही, पर आपको बेसिक जैसे कि अगर समझो कहीं पे वेरिएबल्स आ गए, जैसे एलिमेंट इस तरह के आ गए, तो बिना तो कैल्सी से वो सॉल्व नहीं होगा, तो आपको फिर एक्चुअल मेथड सॉल्व करना होगा, इसलिए आपको कैलकुलेशन पता होना चाहिए। अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 3 1 4, यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों 1 -1 4 3। प्लीज यहाँ पे ध्यान दो, एक बार चेक कर लो मैंने सभी वैल्यूज सही लिखे। अब देखो दोस्तों याद से आप उस वीडियो को चलो मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जा रहा है, याद से जाके आप कैलकुलेटर के वीडियोस को देखोगे किस तरह से मैट्रिक्स का किया जा रहा है, और बाकी के कैलकुलेशन के लिए भी अगर आप देख लोगे तो बहुत अच्छा है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले ये हॉरिजेंटल वाला, ये पहले वाले वर्टिकल के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई, और इसमें कैसा होगा, ये पहला वाला पहले वाले के साथ होगा, तो 2 1 क्या होगा दोस्तों 2, देन 3 4 दूसरा वाला दूसरे के साथ होगा, 3 4 कितना होगा दोस्तों 12, और प्लस प्लस प्लस। अब दोस्तों यहाँ पे अगर तीसरा नंबर होता तो तीसरा वाला तीसरे को होता, फिर से ये वाला ऐसे ही रहेगा, ये वाला अब बाजू वाले को, तो क्या होगा 2 1 2, तो यहाँ पे क्या होगा -2, एंड 3 3 क्या होगा दोस्तों 9, तो यहाँ पे क्या होगा +9। अब दोस्तों अगर इसके आगे और होता तो ये वाला फिर से उसके आगे होता और ऐसे ही ऐसे जाता, पर अभी खत्म हो गया। और जैसे ही आप यहां से नीचे आओगे, अब जैसे ये खत्म हो गया नीचे आया, तो यहाँ पे भी आप नीचे आ जाना, इसमें ही कंफ्यूजन होता है। अब देखो यहाँ पे फिर से ये वाला इसके साथ आएगा, देखो 1 4 1 1 4 4 दोस्तों 16। अब यहाँ पे फिर से अब ये वाला अब इसके साथ 1 1 1 प्लस माइनस माइनस, 4 3 दोस्तों 12, और यहाँ पे प्लस। अब मैं अगर इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो दोस्तों यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 14, यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 17, और यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 11। तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स भी हमने सॉल्व कर दिया। एक और चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर सपोज ये ए है और यहाँ पे दोस्तों 10 है, यहाँ पे दोस्तों 5 है, यहाँ पे दोस्तों 15 है, और यहाँ पे 25 है। देखो डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। अगर मैं मैट्रिक्स में से कोई नंबर बाहर ले रहा हूं
तो पूरे में से बाहर आएगा। जैसे अगर समझो ये सब में से कॉमन क्या है दोस्तों, ये सब किसके टेबल में आते हैं, 5 के, तो सभी में से क्या आएगा दोस्तों, 5 बाहर आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 5 के टेबल में कितने टाइम में आता है 2, 5 के टेबल में 1, 5 के टेबल में 3, 5 के टेबल में 5। तो याद रखना कोई भी चीज अगर आप कॉमन ले रहे हो या कोई भी चीज अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सबको मल्टीप्लाई होगा, और कॉमन लेंगे तो सबसे बाहर लेंगे। तो इस तरह से हमने सभी चीजों को कवर कर दिया। उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएगी। नेक्स्ट लेक्चर मेरा दोस्तों, मैं चाह रहा था कि वो वाला लेक्चर भी इसी में कंबाइन कर दूं, पर मैं चाहता हूं कि आप पहले सभी बेसिक चीजों को पढ़ लो, देन इसके बाद वाला जो मेरा लेक्चर आएगा दोस्तों ऑर्थोगोनल और यूनिटरी मैट्रिक्स के ऊपर। हो सकता है कि उसके अंदर मैं कुछ प्रॉपर्टीज के भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊं, पर अब के एग्जाम में प्रॉपर्टीज कम पूछे जा रहे हैं। अब आपको एक्चुअल क्वेश्चंस के टर्म में बहुत सारी चीजें आती है, पर प्रॉपर्टीज के ऊपर भी एक आध क्वेश्चन आ सकता है। तो मेरा नेक्स्ट लेक्चर उसके ऊपर होने वाला है। यूनिटरी और ऑर्थोगोनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर उसके पहले आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। और मैं देखना चाहूंगा कि वीडियो के नीचे रिस्पांस कैसा है। अगर जरूर आप रिस्पांस दिखाने की कोशिश करोगे तो मैं फटाफट सभी चीजें आपके लिए भी अवेलेबल करा दूंगा। हाँ, और साथ में बता देना चाहता हूं पार्शियल डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, कॉम्प्लेक्स नंबर तो ऑलरेडी आपका चल रहा है। तो ऑलरेडी सभी चीज पहले से ही मैंने अपलोड किया, पर पार्शियल और एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल मैंने बहुत मेहनत से अभी 3-4 महीने पहले ही वो वीडियोस बनाए हैं, तो वो वीडियोस मैं फिर से नहीं अपलोड करने वाला हूं, तो आपको वहां से करना है। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।